आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 वर्क पावर और एनर्जी को। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं वर्क के बारे में। पहली बात ये ध्यान में रखें कि वर्क करना जो है ये फोर्स की प्रॉपर्टी है। डूइंग वर्क ये किसकी प्रॉपर्टी है? फोर्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, वर्क कौन करेगा? फोर्स वर्क करेगा। तो एक बात क्लियर है कि फोर्स होगा तो वर्क होगा, फोर्स नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। ये बात इसलिए जरूरी है कि लेट्स सपोज आपके साथ एक बॉडी जो है उस पे कुछ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, F1, F2 और F3, और आपसे कहा जाए कि वर्क फाइंड करें, तो सबसे पहली बात आपने ज़हन में ये सोचना है कि वर्क करना किसका काम है? फोर्स का काम है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्क फाइंड करें, तो अब आपने सोचना है कि किस फोर्स का वर्क फाइंड करना है। ठीक है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वर्क फाइंड करें, तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि किस फोर्स का वर्क फाइंड करने को कहा गया है। जिस फोर्स का वर्क फाइंड करने को कहा जाएगा आप उसी फोर्स का वर्क फाइंड करेंगे। मतलब यहाँ तीन फोर्सेस हैं, तो आप यहाँ तीन वर्क्स फाइंड कर सकते हैं। W1 भी फाइंड कर सकते हैं, W2 भी फाइंड कर सकते हैं, W3 भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि इसका नेट वर्क फाइंड करें, तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। W1 वो वर्क होगा जो F1 की वजह से होगा, तो उसके लिए हम F1.d करेंगे। W2 के लिए F2.d करेंगे, W3 के लिए F3.d करेंगे, और Wnet के लिए Fnet.d करेंगे। तो जिस फोर्स का वर्क कहने को कहा जाता है, हमने उसी फोर्स का वर्क फाइंड करना है। तो इसलिए ये बात जरूरी है कि वर्क करना ये किसकी खासियत है? ये फोर्स की खासियत है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि हर फोर्स वर्क नहीं कर सकता। वर्क करना फोर्स का काम तो है, लेकिन हर फोर्स वर्क नहीं कर सकता। सिर्फ वो फोर्स वर्क कर सकता है जो बॉडी को अपनी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा सके। तो वर्क की फिर डिफिनीशन आ जाती है कि व्हेन अ फोर्स displaces a body in its own direction। जब एक फोर्स क्या करे, बॉडी को अपनी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दे, सिर्फ वही फोर्स वर्क कर सकता है। और इसके बाद इसी डिफिनीशन से वर्क का मैथमेटिकल फॉर्म आ जाता है कि वो क्या है? W is equal to F.d, और उसको आप ओपन करो तो उससे आपके साथ आता है FB cos थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपसे वर्क मांगा जाता है तो आपने तीन बॉक्सेस को फिल करना है। जब भी आपसे वर्क मांगा जाता है तो आपने क्या करना है? आपने तीन बॉक्सेस को फिल करना है। पहले बॉक्स में आपने उस फोर्स की वैल्यू लिखनी है जिसका वर्क मांगा जा रहा है। ठीक है, पहले बॉक्स में क्या आएगा? उस फोर्स की वैल्यू आएगी जिसके वर्क के बारे में पूछा गया है। अगर आपसे कहा गया है कि फाइंड द वर्क ऑफ द अप्लाइड फोर्स, तो आपने पहले बॉक्स में अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिखनी है। अगर कहा जाता है फाइंड द वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, तो आपने पहले बॉक्स में वेट का फोर्स लिखना है। अगर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शंस, तो आपने पहले बॉक्स में फ्रिक्शंस का फोर्स लिखना है। पहले बॉक्स में आपने वो फोर्स पुट करना है जिसका वर्क मांगा गया हो। दूसरे बॉक्स में आपने बॉडी की डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पुट करना है। ठीक है, दूसरे बॉक्स में फिर आपने फोर्स को नहीं देखना, जो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो आपने पुट कर देना है।
और तीसरे बॉक्स में इन्हीं दोनों के दरमियान आपने क्या पुट करना होगा, फोर्स, और वो फोर्स जिसका वर्क मांगा जा रहा है और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो आप पुट करेंगे। जैसे इस मिसाल में अगर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है, फर्ज करें इन तीनों फोर्सेस की वजह से बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, और मैं आपसे कहूं कि F1 का वर्क फाइंड करें, तो आप लिखेंगे W1 is equal to F1D cos 90, F1D, और दोनों में एंगल क्या है, cos 90। अगर इसी में F2 का वर्क पूछा जाए तो आप कहेंगे W2 is equal to F2D cos 0, और W3 F3D cos of 180। ठीक है, तो पहले बॉक्स में उस फोर्स की वैल्यू जिसका वर्क मालूम करना है, दूसरे बॉक्स में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और तीसरे बॉक्स में उसी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल। ठीक है, और यही तीन जो है इनको हम कहते हैं कि ये तीन वर्क के फैक्टर्स हैं। ये तीन वो क्वांटिटीज हैं जो वर्क को चेंज कर सकते हैं। तो वर्क को चेंज करने के लिए एक फैक्टर फोर्स है, और वर्क और फोर्स का ताल्लुक डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, फोर्स बढ़ेगा तो वर्क भी बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर वर्क और फोर्स के दरमियान और वर्क का वो डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट के साथ भी रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी तो वर्क बढ़ेगा। और तीसरा फैक्टर वर्क का वो थीटा के साथ है, और थीटा के साथ वर्क का ग्राफ जो है वो ऐसे है, 0 एंगल पे मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क होगा, 90 पे वर्क नहीं होगा, 180 पे नेगेटिव मैक्सिमम वर्क होगा, 270 पे वर्क नहीं होगा, 360 पे दोबारा पॉजिटिव वर्क होगा। इन ग्राफ्स को देखते हुए अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें वर्क 0 होगा, वो कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें वर्क 0 होगा। एक पॉसिबिलिटी है थीटा का 90 होना, दूसरी पॉसिबिलिटी है थीटा का 270 होना। जी आगे बस। तो क्या वर्क सिर्फ थीटा पे डिपेंड करता है? अगर फोर्स 0 होगा तब भी वर्क 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तब भी वर्क 0 होगा। तो फोर्स की वैल्यू 0 या फिर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 या फिर थीटा की वैल्यू 90 या 270, ये वो तमाम पॉसिबिलिटीज है जिस पे वर्क क्या आएगा, जिस पे वर्क 0 आएगा। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि हमने फोर्स को भी डबल कर दिया, डिस्प्लेसमेंट को भी डबल कर दिया, तो वर्क पे क्या असर पड़ेगा? फोर्स को भी डबल कर दिया, डिस्प्लेसमेंट को भी डबल कर दिया, वर्क पे क्या असर पड़ेगा? हाँ, फोर्स को भी डबल कर दिया, डिस्प्लेसमेंट को भी डबल कर दिया, वर्क सेम रहेगा। अच्छा, फोर्स को डबल करने से वर्क क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। देखिए, फोर्स जब 10 न्यूटन था उस वक्त वर्क फर्ज करें 20 जॉल्स था। जब फोर्स 20 न्यूटन हो गया तो वर्क तो बढ़ गया ना, वो तो 20 से 40 जॉल्स हो गया। तो फोर्स और वर्क के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, फोर्स डबल होगा वर्क भी डबल हो जाएगा, फोर्स हाफ होगा वर्क भी हाफ हो जाएगा। फोर्स को 3 टाइम्स बढ़ाएंगे वर्क भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। और यही ताल्लुक वर्क का
डिस्प्लेसमेंट के साथ भी है। डिस्प्लेसमेंट को डबल करेंगे फोर्स डबल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को हाफ करेंगे फोर्स हाफ हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि फोर्स को भी डबल कर दिया, डिस्प्लेसमेंट को भी डबल कर दिया, अब वर्क पे क्या असर पड़ेगा? टू टाइम्स तो वो फोर्स की वजह से बढ़ गया ना, साथ में डिस्प्लेसमेंट भी डबल हो गई, तो ओवरऑल वर्क जो है वो 4 टाइम्स बढ़ा। अगर मैं F की जगह 2F पुट कर दूं और D की जगह भी 2D पुट कर दूं तो 2 into 2 तो क्या हो जाएगा 4, तो आपके साथ वर्क 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर फोर्स डबल हो जाए और डिस्प्लेसमेंट हाफ हो जाए फिर वर्क सेम रहेगा, क्योंकि फोर्स के डबल होने से तो वर्क डबल हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के हाफ होने से वर्क डबल से दोबारा अपने ओरिजिनल लेवल पे आ जाएगा। अच्छा, अगर मैंने वर्क को 8 टाइम्स इंक्रीज करना है तो इसके क्या रास्ते हो सकते हैं? अगर वर्क को कितना इंक्रीज करना है 8 टाइम्स, तो कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं? अगर मैं चाहता हूं कि वर्क 8 टाइम्स बढ़ जाए, 4 टाइम्स फोर्स को बढ़ा दे और 4 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट को, इससे वर्क 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। फोर्स को 4 टाइम्स कर दें, डिस्प्लेसमेंट को 2 टाइम्स कर दें, तो वर्क कितने टाइम्स बढ़ जाएगा 8। दूसरा कोई तरीका बताएं। एक तरीका तो ये हुआ कि वर्क को 4 टाइम्स बढ़ा दें, डिस्प्लेसमेंट को 2 टाइम्स। दूसरा बताएं, उल्टा कर दें, 2 टाइम्स कर दें 4 टाइम्स। तीसरा बताएं। फोर्स को 16 टाइम्स और डिस्टेंस को हाफ कर, फोर्स को 16 टाइम्स बढ़ा दें और डिस्टेंस को हाफ कर दें, या फोर्स को 8 टाइम्स बढ़ाएं, डिस्टेंस को चेंज ही मत करें, या डिस्टेंस को 8 टाइम्स बढ़ाएं, फोर्स को चेंज मत करें। मतलब बहुत से रास्ते हो सकते हैं जिसमें वर्क 8 टाइम्स बढ़ सकता है, डिस्टेंस को 16 टाइम्स बढ़ा दें, फोर्स को हाफ कर दें। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटीज के क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। हमने पहले केस में वो तमाम पॉसिबिलिटीज पढ़ी जिसमें वर्क 0 था, उसमें एक पॉसिबिलिटी फोर्स की आई, दूसरी पॉसिबिलिटी डिस्प्लेसमेंट की आई और तीसरी पॉसिबिलिटी एंगल की आई। अब बताएं वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें वर्क पॉजिटिव होगा? 0 डिग्री 180 डिग्री, हाँ 0 डिग्री 360 डिग्री, सिर्फ 0 पे पॉजिटिव है, 0 से 290, 0 से 90 तक वर्क पॉजिटिव है, और 270 से 360 तक भी वर्क पॉजिटिव है। तो वर्क पॉजिटिव कब होगा? 0 लेस देन थीटा लेस देन 90 या 270 लेस देन थीटा लेस देन 360। अगर एंगल 0 और 90 के दरमियान हो या एंगल 270 और 360 के दरमियान हो तो फिर वर्क क्या होगा? फिर वर्क पॉजिटिव होगा। और 0 और 360 पे, 0 पे और 360 पे वर्क पॉजिटिव के साथ साथ मैक्सिमम भी होगा। ठीक है, वर्क पॉजिटिव के साथ साथ मैक्सिमम भी होगा, वरना 0 से 90 तक हर वैल्यू पे वर्क पॉजिटिव है, लेकिन 0 पे पॉजिटिव के साथ साथ मैक्सिमम भी है। अच्छा, अब उसकी बात कर लेते हैं वो तमाम पॉसिबिलिटीज जिसमें वर्क लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगा। तो वो ये रीजन है कि जब एंगल क्या हो 90 से बड़ा हो और
270 से छोटा हो। तो इस रीजन में आपका वर्क जो है तमाम एंगल्स पे नेगेटिव होगा और 180 पे नेगेटिव के साथ साथ मैक्सिमम भी होगा। 0 और 360 पे पॉजिटिव मैक्सिमम है, 180 पे नेगेटिव मैक्सिमम है। ठीक है, अच्छा, तो ये वर्क के 0 होने की तमाम पॉसिबिलिटीज, वर्क के पॉजिटिव होने की तमाम पॉसिबिलिटीज, वर्क के नेगेटिव होने की तमाम पॉसिबिलिटीज, इसको एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें। वर्क तब पॉजिटिव होगा when a component of force is parallel to displacement। जब भी फोर्स का कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट को क्या होगा, पैरेलल होगा, तब वर्क पॉजिटिव होगा। और when a component of force is anti-parallel to displacement, तब वर्क क्या होगा, तब वर्क नेगेटिव होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये केस ले लें, यहां पर देखें, इस पहले केस में अगर आप f को रिजॉल्व करें तो f के दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक f cos थीटा बनता है, एक f sin थीटा बनता है। f sin थीटा तो डिस्प्लेसमेंट को क्या है, परपेंडिकुलर, इस पे तो हमने डिसाइड ही नहीं करना, लेकिन फोर्स का एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट को क्या आ रहा है, पैरेलल, तो इसका वर्क पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर यही एक्सपेरिमेंट हम इस फोर्स के साथ करें तो इस फोर्स के जो दो कंपोनेंट्स बनते हैं उनमें से एक कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट को क्या है, एंटी पैरेलल है। तो जब फोर्स का कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट को एंटी पैरेलल होगा, उसका वर्क फिर पॉजिटिव नहीं आएगा, फिर उसका वर्क आपके साथ नेगेटिव आएगा। तो अगर फोर्स का कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट को पैरेलल है तो वर्क पॉजिटिव होगा। अगर फोर्स का कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट को एंटी पैरेलल है तो वर्क नेगेटिव होगा। और अगर फोर्स का कोई कंपोनेंट ना पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है, मतलब सारा का सारा फोर्स परपेंडिकुलर है, तो फिर वर्क 0 होगा आपके साथ। अच्छा, ये वर्क के आपके साथ साइन कन्वेंशंस हो गए सारे, पॉजिटिव कब लेना है, 0 कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है। वर्क के लिए आप दो फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। फर्ज करें ये आपके साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम है और डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है और ये फोर्स है और आपको ये एंगल गिवन है थीटा, ठीक है, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान है। इस केस में आप वर्क के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। लेकिन अगर ये डायग्राम आपके साथ थोड़ी सी कंफ्यूजन देकर ऐसे दी जाए और ये थीटा आपको प्रोवाइड की जाए, तो ऐसे सिचुएशन में फिर वर्क का फॉर्मूला यूज किया करें एफ डी साइन थीटा, या आप यूज किया करें एफ डी कॉस 90 माइनस थीटा। मतलब आप ये एंगल फाइंड किया करें जो कि यहाँ पे क्या है, 90 माइनस थीटा है। और ट्रिग्नोमेट्री में cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आता है, वो साइन थीटा के इक्वल आता है, ठीक है। अच्छा, ये जो वर्क का फॉर्मूला है एफ डी कॉस थीटा, ये वर्क का जनरल फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से हमने बहुत से और वर्क के फॉर्मूलास को डिराइव किया है। जैसे वर्क का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हाफ
kx²। ये वो वर्क है जो इलास्टिक फोर्स के खिलाफ किया जाता है और इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वर्क का एक दूसरा फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा, mgh। ये वो वर्क है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ किया जाता है और इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। वर्क का आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने वर्क का एक दूसरा फार्मूला भी पढ़ा होगा, Q डेल्टा V, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वर्क का फार्मूला क्या आता है, Q डेल्टा V आता है। वर्क का एक और फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर में। कैपेसिटर में वर्क का फार्मूला होता है हाफ QV, ठीक है। नॉर्मल तो QV होता है, कैपेसिटर में हाफ QV, क्योंकि वहां पे वोल्टेज का एवरेज लेना होता है, तो वो भी वर्क का एक फार्मूला है। अच्छा, गैसेस में आपने वर्क का फार्मूला पढ़ा है P डेल्टा V, जो आपके साथ आइसोबैरिक प्रोसेस में आप वर्क का फार्मूला यूज करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो ये वर्क के मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, लेकिन मेन फार्मूला जिससे ये सारे डिराइव हुए हैं वो फार्मूला क्या है, FD cos थीटा है, ठीक है। अच्छा, वर्क को अगर आप ग्राफिकल फाइंड करेंगे, फार्मूला से तो आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वर्क को अगर आप ग्राफिकली फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको क्या देगा, वो आपको वर्क देगा, ठीक है। तो अगर कोई डेफिनेट शेप है तो आप उसी के एरिया का फार्मूला यूज कर लेंगे। अगर कोई डेफिनेट शेप नहीं है तो फिर आपके साथ रास्ता जो होगा वो सुपरपोजिशन थ्योरम का होगा। फिर आप डिस्प्लेसमेंट को भी स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड करेंगे, फोर्स को भी स्मॉल स्मॉल पीसेस में, और फिर हर पीस का वर्क फाइंड करके आप सबको ऐड कर देंगे। मतलब अगर आपके साथ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, लेट्स सपोज ऐसा ग्राफ है, तो अब ये डेफिनेट शेप नहीं है, तो इसका एरिया आप कैसे फाइंड कर सकते हो, आप डिस्प्लेसमेंट को n इंटरवल्स में डिवाइड करके फिर हर एक रेक्टेंगल का अलग से एरिया फाइंड करें और सबको आपस में ऐड कर दें। अगर और एक्यूरेसी चाहिए तो फोर्स को भी आप डिवाइड करके उसे और स्मॉल रेक्टेंगल्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये केस तब अप्लाई होगा जब वर्क वेरिएबल फोर्स की वजह से आपके साथ होगा, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स के जितने भी फार्मूलाज होते हैं वो कांस्टेंट वैल्यूज के लिए होते हैं, उनमें हम वेरिएबल वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। तो जब भी आपके साथ एक क्वांटिटी वेरिएबल हो जाती है तो उसको फिर हम डायरेक्टली फार्मूला में पुट नहीं कर सकते। वेरिएबल क्वांटिटीज को ट्रीट करने के दो मेथड्स हैं हमारे साथ। जब भी कोई क्वांटिटी वेरिएबल होगी और आपने उसे फार्मूला में यूज करना होगा तो आप डायरेक्टली तो उसे यूज नहीं कर सकते। पहला तरीका क्या है, आप उस वेरिएबल क्वांटिटी का क्या ले लेंगे, आप उसका एवरेज ले लेंगे। एवरेज लेने से क्या होता है कि वेरिएबल क्वांटिटी कन्वर्ट हो जाती है यूनिफॉर्म में, लेकिन हर वेरिएबल क्वांटिटी एवरेज लेने से यूनिफॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। ये वो क्वांटिटीज कन्वर्ट होती हैं जो लीनियर चेंज रखती हैं। ये वाली क्वांटिटी जो है ये लीनियरली चेंज नहीं करेगी, ये आपके साथ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग स्लोप से चेंज कर रही है। फिर इस क्वांटिटीज के लिए एवरेज का मेथड हेल्पफुल नहीं है। इस क्वांटिटी को ट्रीट करने के लिए फिर हमारे साथ दूसरा तरीका जो है वो क्या है, वो सुपरपोजिशन थ्योरम है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम फिर कहता है कि आप उस क्वांटिटी को स्मॉल स्मॉल पीसेस में काट कर
हर एक पीस को अलग से फाइंड करो और फिर सबका फाइनल रिजल्ट जो है वो मालूम कर दो, ठीक है। तो ये वर्क और वर्क पॉजिटिव कब होगा, जीरो कब होगा, नेगेटिव कब होगा, वर्क के फैक्टर्स भी डिस्कस हो गए हैं। लेट्स सपोज अगर आपसे एक ऐसा एमसीक्यू आए कि आपको कहा जाए कि एक बॉडी का फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ 10, 0, 25 मीटर्स, 10 मीटर्स, और आपसे कहा जाए बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। हम एरिया मालूम कर लेंगे, एरिया वर्क के इक्वल होगी और उसी वर्क को हम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर देंगे, और अगर उसके बाद वेलोसिटी का भी पूछे तो हम उसकी वेलोसिटी हाफ mv² से फिर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फिर आगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हम डिस्कस करेंगे कि कभी कभार वर्क क्या होता है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके साथ वर्क का डोमेन तो यहां पे हो गया। इसके बाद आपके साथ है फील्ड और कंजर्वेटिव फील्ड। तो आपके साथ फील्ड जो होता है, ये हम कहते हैं कि फील्ड क्या होता है, एक 3D रीजन होता है, और ये 3D रीजन होता है अराउंड अ बॉडी। एक बॉडी के इर्द गिर्द एक 3D रीजन होता है जहां पर वेयर इट कैन इन्फ्लुएंस another body by a field force। जहां पर ये बॉडी क्या कर सकती है, दूसरी बॉडीज पर एक फोर्स अप्लाई कर सकती है, उस 3D रीजन को हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। अब अगर यहां पर बॉडी की जगह मास का वर्ड आ जाए और फील्ड फोर्स की जगह आप वर्ड यूज कर ले ग्रेविटेशनल फोर्स का, मतलब आप कहें कि the 3D region around a mass where it can influence other masses by gravitational force, तो ऐसे फील्ड को आप क्या नाम दोगे, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड नाम दोगे। और अगर बॉडी की जगह आप वर्ड यूज कर लो चार्ज का, और फील्ड फोर्स की जगह आप वर्ड यूज कर लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ठीक है। आप कहो कि the 3D region around a charge where it can influence other charges by electrostatic force, तो फिर ये किस फील्ड की डिफिनेशन हो जाएगी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन हो जाएगी। और अगर आप बॉडी की जगह वर्ड यूज करो मूविंग चार्ज का, या मूविंग चार्ज का वर्ड यूज करो, और या यूज करो मैग्नेट का, और फील्ड फोर्स की जगह आप वर्ड यूज करो मैग्नेटिक फोर्स का, मतलब आप ऐसे कहो कि the 3D region around a moving charge or magnet where it can influence other moving charges or magnet by magnetic force, तो उस फील्ड को फिर हम क्या कहेंगे, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। यहाँ पे कुछ बातें एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि अगर हमारे साथ एक बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, और वो बॉडी रेस्ट में है, तो उसके इर्द गिर्द सिर्फ एक फील्ड होती है, और वो फील्ड आपके साथ होती है कौन सी, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। लेकिन अगर यही न्यूट्रल बॉडी जो कि रेस्ट में थी, अगर हम इन्हें चार्ज कर दें, लेकिन अब भी ये रेस्ट में है, अब इसके इर्द गिर्द दो फील्ड्स होंगी। अब इसके इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड भी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी।
और अगर इसी चार्ज बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में लाया जाए, यूनिफॉर्म मोशन में, तो अब इसके इर्द गिर्द 3 फील्ड्स बनेंगी। अब इसके इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड भी बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी और आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। और अगर इसी चार्ज बॉडी को एक्सेलरेटेड मोशन में लाया जाए, एक्सेलरेटेड मोशन में, तो अब आपके साथ ग्रेविटेशनल फील्ड भी बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी और इस बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलना भी शुरू हो जाएंगे। तो जो न्यूट्रल बॉडी रेस्ट में होती है वो सिर्फ एक फील्ड बनाती है, ग्रेविटेशनल। जो न्यूट्रल बॉडी रेस्ट में हो और हम उसे चार्ज कर दें तब वो 2 फील्ड्स बनाती हैं, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक। उसी चार्ज बॉडी को अगर यूनिफॉर्म मोशन में लाया जाए तो तब 3 फील्ड्स बनते हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। और उसी चार्ज बॉडी को अगर यूनिफॉर्म मोशन से एक्सेलरेटेड मोशन में लाया जाए तो तब 3 फील्ड्स भी बनेंगी और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बनेंगे, जो कि मैक्सवेल ने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कॉज क्या है, उसका सोर्स क्या है, वो एक्सेलरेटिंग चार्जेस है। ठीक है, तो इसके बाद आपके साथ जो है, ये तो फील्ड की डिफिनीशन हो गई। अब आपके साथ है कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड, हर उस फील्ड को हम कंजर्वेटिव कहेंगे जिस फील्ड के लिए 2 कंडीशंस हम साबित कर दें। जिस फील्ड के लिए 2 बातें हम साबित कर दें उस फील्ड को हम कहेंगे कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। पहली बात, उस फील्ड में वर्क जो होगा, वर्क डन इन दैट फील्ड is path independent, is path independent। पहली बात, अगर हम किसी फील्ड के लिए ये साबित कर दे कि उस फील्ड में जो वर्क होता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, मतलब वो वर्क पाथ वेरिएबल ना हो, वो वर्क स्टेट वेरिएबल हो। तो अगर ये बात साबित कर दे और दूसरी ये बात साबित कर दे कि वर्क इन अ क्लोज लूप, वर्क इन अ क्लोज लूप क्या आ जाए आपके साथ, 0 आ जाए। तो जिस फील्ड के लिए हम ये 2 बातें साबित करेंगे उस फील्ड को हम क्या कहेंगे, उस फील्ड को हम कंजर्वेटिव कहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बात जरूरी है कि हम लेट्स सपोज ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर देखना चाहें कि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है कि नहीं है, तो हमने जो वहां पे वर्क देखना होगा, हमने अपने फोर्स का वर्क नहीं देखना होगा, हमने सिर्फ वो वर्क देखना होगा जो ग्रेविटेशनल फील्ड कर रही है। तो हम जिस फील्ड को साबित करेंगे उसी फोर्स का वर्क चेक करेंगे, अपने अप्लाइड फोर्स का वर्क हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में याद रखें। और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो हमने साबित किया है कि वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, मतलब एक बॉडी को अगर पोजीशन ए से पोजीशन बी तक, चाहे आप इस रास्ते से लेके आए, चाहे उसे आप इस रास्ते से लेके आए या उसे आप इस रास्ते से लेके आए, आपने मुख्तलिफ वर्क किया होगा, फ्रिक्शंस ने मुख्तलिफ वर्क किया होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड तीनों पर एक जितना वर्क करेगी।
इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड रास्ते पर डिपेंड नहीं करती। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए हमने ये दोनों बातें चेक की है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी चेक की है, इलास्टिक फील्ड के लिए भी चेक की है। और अब इसके जो है अगर हम एग्जांपल्स लिख लें तो ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फील्ड के एग्जांपल्स में पहली एग्जांपल जो है वो ग्रेविटेशनल है। ग्रेविटेशनल 100% कंजर्वेटिव है। दूसरी एग्जांपल इलेक्ट्रिक, ये भी 100% कंजर्वेटिव है। तीसरी एग्जांपल इलास्टिक, ये भी 100% कंजर्वेटिव है। चौथी एग्जांपल मैग्नेटिक, ये 50% है। और इसके अलावा अगर अप्लाइड फोर्स की बात आ जाए या अपोजिंग फोर्स की बात आ जाए या एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शंस की बात आ जाए या एयर रेजिस्टेंस की बात आ जाए या ड्रैग फोर्स की बात आ जाए तो वो क्या है, वो सारे कंजर्वेटिव नहीं है, वो 0% है। अब देखिए अगर आपका एमसीक्यू आता है कि which one is conservative, gravitational, magnetic, frictions, none, gravitational। अब आपका क्वेश्चन आता है which one is conservative, magnetic, applied, opposing, drag force। तो फिर उनमें किसको चूज करेंगे, उनमें मैग्नेटिक को चूज करेंगे। तो अगर 100% का ऑप्शन मौजूद है तो उसकी तरफ जाएंगे, अगर 100% का ऑप्शन नहीं है तो दूसरी प्रायोरिटी फिर किसे देंगे, मैग्नेटिक को देंगे, ठीक है। और जो उसके अलावा बाकी है वो फिर कंजर्वेटिव, उसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव में आपके साथ वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है और क्लोज लूप का वर्क आपके साथ 0 होता है। मतलब आप बॉडी को ऊपर ले जाएंगे तो फील्ड अपोजिशन में वर्क करेगा, बॉडी वापस नीचे आएगी तो फील्ड सपोर्ट में वर्क करेगा, ओवरऑल वर्क आपके साथ 0 होगा, ठीक है। तो कल से फिर हम इंशाल्लाह बात करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पे और उसमें देखेंगे कि वर्क कैसे एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है।